在历届天才战中，其实是进发出如此强劲的力量。看来破上的办法，他只是选择了其中。हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड के स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपने ओपोनेंट के सामने खड़ा हुआ था और वो उसे देख के समझ जाता है कि भाई साहब इस बंदे की जो कॉन्शियसनेस पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसके चलते लुओ फेंग डिसाइड करता है कि वो उससे अभी फ़िलहाल अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए ही फ़ाइट करने वाला है। और साथ ही ये भी कह रहा था कि इसके पास से मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। वेल, जो कुछ भी हो, इसके अलावा मेरे पास में अभी वॉइड डिफेंस सोल कोर आर्मर है, तो फिर अगर मैं उसका इस्तेमाल करूँगा तो फिर भी मैं काफ़ी आसानी से जीत सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे अभी भी चांसेस बन रहे हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता कि लुओ फेंग तुरंत ही अपनी सोर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसके बाद तुरंत ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था इस बंदे ग्लेसी के ऊपर अटैक करने के लिए और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ यहाँ पर वो ये भी कहने लगा था कि भले ही तुम्हारे पास में मेंटल डिफेंस हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं तुम्हारी सोल के अंदर काफ़ी डीपली इसको पेनिट्रेट कर और इससे तुम्हारे ऊपर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन तभी ग्लेसी को देखते हैं जो कि कुछ तो साइंस अपने हाथ से बना रहा था, जिसके बाद अब लुओ फेंग एक इल्यूजन के अंदर फंस के रह जाता है। लुओ फेंग देखता है कि वो तो अपने प्लेनेट से काफ़ी ज़्यादा बाहर खड़ा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भी अपने अर्थ के ऊपर रिलीज़ हो रही है। लुओ फेंग को यहाँ पर दिखता है कि अर्थ के अंदर वो जो जर्ग क्वीन के जर्ग वॉरियर थे उन्होंने अटैक कर दिया था और अर्थ की हालत उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेकार कर दी होती है। हर तरफ उन्होंने तबाही मचा रखी थी और हर जगह से ह्यूमंस वगैरह का नामो निशान मिटाने का पूरे तरीके से ठान लिया था। पूरा अर्थ ही पूरे तरीके से डिस्ट्रक्टेड हो चुका था और ऐसी कोई जगह नहीं बची होती जहां पर ये जर्ग वॉरियर नहीं फैले थे या फिर इन्होंने तबाही नहीं मचाई थी। हर एक जगह को इन्होंने पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। हर जगह ही अटैक पे अटैक और हर जगह ही फायर अटैक के ट्रेसेस दिख रहे थे, जिसको देखने के बाद यहाँ पर लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ये जर्ग वॉरियर क्या कर रहे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग अब अपने सामने सब कुछ होता देख काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा होता। असल में लुओ फेंग तो अब इसके इल्यूजन के अंदर फंस चुका था और इसका बनाया हुआ इल्यूजन कोई नॉर्मल इल्यूजन तो है नहीं जिससे कि लुओ फेंग आसानी से निकल जाए। लुओ फेंग नोटिस करता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली की भी हालत ख़राब हो चुकी है। उसका भाई उसके ऊपर भी जर्ग वॉरियर ने अटैक कर दिया है और अब यहाँ पर उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी आ रहा था। लुओ फेंग नोटिस करता है कि उसका फादर जो है वो भी बहुत ही बुरी हालत में है। साथ ही लुओ फेंग की वाइफ सुशिन, उसकी भी हालत ख़राब हो रखी थी, लेकिन फिर भी लुओ फेंग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता और ख़ुद से ये कह रहा था कि मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये सारे के सारे इल्यूजन है जो कि इस बंदी ग्लेसी ने बनाए हैं, जिससे कि मैं यहाँ पर अपना ध्यान पूरे तरीके से भटक जाऊँ। इसके अलावा लुओ फेंग खुद को समझाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिस चीज़ से मुझे डरना चाहिए, तो मैं भला इससे क्यों ही डरूँ। मैं इससे बाहर निकल के रहूँगा और मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगा। लेकिन फिर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर लुओ फेंग बस इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लुओ फेंग की पूरी फैमिली सब कुछ देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर कितना बुरा लुओ फेंग के साथ में हो रहा है। लुओ फेंग यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इतनी जल्दी यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग जितनी भी चीज़ों से फेयर कर रहा था वो हर एक चीज़ उसके सामने अपीयर हो रही थी, जिसकी वजह से ही इस इल्यूजन से बाहर निकलना लुओ फेंग के लिए इतना ज़्यादा टफ था, क्योंकि इस इल्यूजन से निकलना इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था कि लुओ फेंग अभी भी लगातार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होता है और अभी भी उस इल्यूजन के अंदर ही फंसा था। फिर भी लगातार वो अब जर्ग वॉरियर को मारता जा रहा होता और काफ़ी बुरे तरीके से अब उसने भी इस जगह को डिस्ट्रक्टेड कर दिया था। अंत में हमें देखने के लिए मिलता है कि इसके सामने ये जो जर्ग वॉरियर होते हैं वो एक बार फिर से अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर भी लुओ फेंग लगातार उनको पीटता रहता है। उनको पीटने के बावजूद भी लुओ फेंग को समझ में आ गया था कि इस तरीके से वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकता नहीं है और ये कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे इन सारी चीज़ों में एक चांस नहीं लेना चाहिए था इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके साथ ही अब लाखों जर्ग वॉरियर उसके पीछे आ जाते हैं। लुओ फेंग यहाँ पे इस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और बाकी सारे जो लोग थे वो भी यही देख रहे होते हैं कि आखिर लुओ फेंग किस तरीके से इन सारी चीज़ों से ख़ुद को बाहर निकाल सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये फ़ाइट अब अर्थ से ज़्यादा यूनिवर्स के अंदर हो रही थी, जहाँ पर
लुओ फेंग के सामने अभी भी काफ़ी सारे वॉरियर्स होते हैं, लेकिन अब लुओ फेंग लगातार उनसे फाइट कर रहा होता है और अल्टीमेटली वो यहाँ पे जर्ग वॉरियर को बुरे तरीके से सप्रेस करने में कामयाब रहता है। असल वर्ल्ड के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्लेसी लगातार अपने वेपन का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि लुओ फेंग को सप्रेस करा जा सके, बट वो ऐसा सब कुछ करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग अब इस मैच के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि लुओ फेंग की ब्रेवरी वाकई में देखने लायक थी। साथ ही होस्ट भी यही कह रहा होता है कि वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो बंदा ग्लेसी है उसके पास में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके के इल्यूजन मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये अपने सामने खड़े हुए बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। फिर भी लुओ फेंग उसके सामने काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है और जैसे जैसे वो जर्ग वॉरियर उसको आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहा था, तभी लुओ फेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उसको रोकने की। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर वो जर्ग वॉरियर नहीं बल्कि ग्लेसी ही अटैक कर रहा होता है, जिसके साथ लुओ फेंग की आइज़ अभी भी क्लोज होती हैं। लगातार वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी आइज़ को ओपन करने के लिए। साथ ही लुओ फेंग को याद आता है कि वो उस फेरी लैंड कल्टिवेशन के अंदर जो एल्डेस्ट ब्रदर ने उसको टेक्निक सिखाई थी वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जिसके इनर वर्ल्ड के अंदर उसके कोर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। वॉरियर ली शैन और वॉरियर होंग भी यही देख रहे होते हैं कि आखिर अब लुओ फेंग क्या करेगा। लुओ फेंग ने अपनी पूरी पावर लगा के असल में अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकाल ही लिया था, जो कि लुओ फेंग के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। लुओ फेंग जैसे ही उस इल्यूजन से बाहर आता है उसकी आइज़ के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही होती है। लुओ फेंग चिल्लाता है और उसके बाद तुरंत ही उस जर्ग वॉरियर के ऊपर अटैक करता है और रियल लाइफ के अंदर उसने ग्लेसी के उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो लुओ फेंग को अपने इल्यूजन के थ्रू सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लुओ फेंग के सामने उसकी पूरी की पूरी फैमिली ही डेड पड़ी हुई होती है, लेकिन अब लुओ फेंग खुद को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी ये एक ही ट्रिक मेरे ऊपर बार बार अटैक कर सकती है। जिसके साथ वो तुरंत ही अपने आर्मामेंट को निकाल लेता है और कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, और तुरंत ही यहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसको एक सोर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्लेसी को ऑन दी स्पॉट ही लुओ फेंग ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली लुओ फेंग उसको हराने में कामयाब हो गया था, और ये चीज़ देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान हो रहे होते हैं और आधे से ज़्यादा को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्या ये लुओ फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट को इतनी आसानी से हरा दे। तभी हमें वो लेडी भी दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्लेसी का बनाया हुआ इल्यूजन किसी ने तोड़ा है। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि लुओ फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही अब रोंगजुन को भी देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि लुओ फेंग मुझे तुमसे फ़ाइट करनी है, और साथ ही लुओ फेंग की फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे चीयर कर रहे थे। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे ओपोनेंट्स का मैच डिसाइड हो रहा था कि अब आगे कौन किससे फाइट करेगा। तो लुओ फेंग और आई चैन इन दोनों को ही एक दूसरे से फाइट करनी थी। लुओ फेंग वहीं खड़ा हुआ होता है तो इतनी ही देर में वहाँ पर आई चैन आ जाती है उससे मिलने के लिए और कह रही थी कि लुओ फेंग मैं काफ़ी वक्त से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तभी लुओ फेंग उससे हाथ वगैरह मिलाता है और कह रहा था कि न जाने क्यों मुझे इसके पास से कुछ स्ट्रेंज तरीके की वाइब आ रही है। आई चैन भले ही देखने में सीधी सादी लगती हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल रहेगी और मुझे इसके साथ में अलग तरीके की हाई स्पीड के अटैक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। और साथ ही लुओ फेंग ये भी कह रहा होता है कि इससे फाइट करके ही पता चलेगा। आई चैन खुद भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि लुओ फेंग से कह रही होती है कि लुओ फेंग तुम जीत गए अच्छा है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि तुम मेरे ओपोनेंट बने। जिसके साथ ही वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और लुओ फेंग से कह रही थी कि लुओ फेंग मैं जल्दी ही तुमसे फ़ाइट के दौरान मिलूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम उस बैटल के अंदर ज़रूर से ही आओगे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तो लुओ फेंग उसे देखकर कहता है कि आखिर ये कौन सा ट्रम्प कार्ड मुझसे छुपा रही है। अब इन दोनों का मैच शुरू हो गया था, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग और आई चैन दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी आई चैन लुओ फेंग से ये कहती है कि लुओ फेंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़े नर्वस हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है मुझसे फाइट करते हुए। लेकिन तभी यहाँ पर शूशिन का भाई तो दीवाना ही हो गया था इसे देखने के बाद, लेकिन शूशिन काफ़ी गुस्सा उसके ऊपर करती है।
अब हमें देखने के लिए मिलता है कि आईचेन तुरंत ही काफ़ी तेज़ी के साथ लुओ फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लुओ फेंग उसके एक अटैक को ख़त्म करता है, इससे पहले 5 अटैक वो और करती है, यानी कि लुओ फेंग को बुरे तरीके से फंसा रही थी। लुओ फेंग बेचारा पूरी कोशिश कर रहा होता है इसके ऊपर अटैक करने की, लेकिन अभी तक इसने अपना ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाया था। साथ ही लगातार लुओ फेंग के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स वो करे जा रही होती है। लुओ फेंग ये कह रहा था कि फॉर्चुनेटली मैंने एल्डर ब्रदर के साथ में लाइट कॉन्ट्रैक्ट की ये प्रैक्टिस भी की थी, जिसके चलते मैं यहाँ पर पहले से ही डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, नहीं तो इस लड़की के साथ में फ़ाइट करना मेरे लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। जिसके साथ अब हम देखते हैं कि लगातार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और लुओ फेंग कह रहा होता है कि तुमने बहुत अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है, और तुरंत ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन आई चेन मुस्कुराने लग गई थी। लुओ फेंग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ को थ्रो करता है, न जाने क्या होता है, सारा ही टाइम वगैरह सब कुछ रुक गया था और आई चेन तुरंत ही उस वेपन को पकड़ लेती और लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने लगी थी। फॉर्चुनेटली लुओ फेंग वक्त रहते संभल जाता है और ख़ुद को बचाने में कामयाब भी हो गया था। और अब लुओ फेंग को समझ में आता है कि असल में इस लड़की के पास में जो पावर है वो लॉ ऑफ टाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग इसकी मूवमेंट को समझ गया था और उसे ये भी पता हो गया होता है कि अब ये लड़की किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है। तो तभी यहाँ पर होंग और लीशन दोनों ही खड़े हुए थे। तो होंग कहने लग जाते हैं कि इस लड़की के पास में पावर ऑफ टाइम है, तो इसकी वजह से ये लॉ ऑफ टाइम को कंट्रोल कर पा रही है। और साथ ही बाकी सारे लोग भी लड़की को ही चीयर कर रहे थे। सबको लग रहा था कि लड़की ही जीतेगी और सब उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं। साथ ही बबाता को देखते हैं जो कि अब अपनी कैलकुलेशन लगा लेती है और कह रही थी कि लुओ फेंग के जीतने के चांसेस 99.93% बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि लुओ फेंग हार जाएगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि बबाता ने अपनी प्रिडिक्शन कर दी थी, लेकिन लुओ फेंग अभी कहाँ इतनी जल्दी से बाज आने वाला था। लुओ फेंग को पता चल गया था कि लड़की किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से अब उसका अटैक करना थोड़ा आसान था। और लुओ फेंग लगातार उससे हिट भी होए जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आर्मामेंट की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था और कह रहा था कि अगर ये ऐसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती रही तो भला मैं इसे कैसे डिफीट करूंगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि आई चेन तो सांस लेने का भी वक्त नहीं ले रही थी, लगातार लुओ फेंग के ऊपर अटैक करे जा रही होती है। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो काफ़ी इंजॉय कर रही है लुओ फेंग के साथ फाइट करना। जिसके साथ लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग तैयार रहो, मैं एक बार फिर से आ रही हूँ। लुओ फेंग अपने सारे क्लोन्स को भेज देता है लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एक एक करके वो सारे क्लोन्स को ख़त्म करती है। और अब सारों को ख़त्म करने के बाद लुओ फेंग के पास आ चुकी थी उसका भी काम तमाम करने के लिए, लेकिन लुओ फेंग इतनी जल्दी से कहाँ ही बाज आने वाला था। वो अपने फायर मेथड का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ को थ्रो कर देता है। इस बार वो एक बार फिर से अपनी लॉ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हुए टाइम को थोड़ा धीरे कर देती है और फिर तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के लुओ फेंग से कहती है कि अफसोस तुम ये कर नहीं पाओगे। और अब लुओ फेंग की तरफ को आगे बढ़ रही थी, उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि गुड बाय लुओ फेंग। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सब लुओ फेंग की एक चाल थी। असल में लुओ फेंग तुरंत ही इस टाइम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वक्त नॉर्मल होता है लुओ फेंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को ग्रैब करता है और कहता है कि बाय बाय दीदी। उसके बाद तो यहाँ पर ये मैच ख़त्म हो जाता है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरीके से एंड होगा। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की फैमिली भी इक्वली ही हैरान थी और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स जो कि मैच खेल रहे थे और इसके अलावा जो मैच देख रहे होते हैं सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। दूसरी तरफ अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी ये लोग उस नेस्ट के अंदर अपनी नज़रें बनाए हुए थे कि आखिर यहाँ पर हलचल क्या चल रही। तो ली शेन देखते हैं कि अभी तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा ख़तरनाक सा बॉम्ब लुओ फेंग के ऊपर फूटने वाला है, क्योंकि अब लुओ फेंग के जो नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे वो या तो रोंगजुन हो सकता है या फिर ब्रांड, मतलब कि अपने आप में दोनों ही तबाही हैं। लुओ फेंग भी यही सब कुछ सोच रहा था और कह रहा होता है कि वहाँ कहीं मैं किसी से भी फाइट करूँ मेरे लिए अभी काफ़ी मुश्किल होने वाला है इन दोनों के साथ में फ़ाइट करना। तभी ब्रांड को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब फ़िलहाल फ़ाइट करने के लिए एंटर हो चुका था और हमें पता चलता है कि असल में ब्रांड जो है वो वाकई में ख़तरनाक लेवल का वॉरियर है। उसने काफ़ी वक्त अपनी ट्रेनिंग में लगा दिया। असल में वो अपनी ट्रेनिंग किया करता था ट्रायंगुलम गैलेक्सी के अंदर, जो कि और उस गैलेक्सी के अंदर एक प्लेनेट भी
है जिसे NGC604 करके एड्रेस करा जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बारे में हमें थोड़ा और कुछ पता चलता है कि जब वो फाइट करने के लिए गया था तो फिर उसने अकेले ही 50,000 लोगों को ऐसे ही ख़त्म कर दिया था। मौत के घाट वो सभी को उतार चुका था। इवन कुछ और लोग बचे थे जो कि इनोसेंट थे और साथ ही वो काफ़ी ख़तरनाक लेवल पे फाइट कर रहा था अपने दुश्मनों से, और बाकी के जो बचे हुए लोग थे उन्होंने छोड़ भी दिया था। लेकिन तभी आई चेन लुओ फेंग को डराने लग जाती है और कह रही थी कि लुओ फेंग तुम इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि रोंग जुन और ब्रांड के बीच में फ़ाइट हो रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तभी यहाँ पर ब्रांड के काफ़ी ज़्यादा क्लोन आ जाते हैं। वो तुरंत ही अटैक करने के लिए भेजता है रोंग जुन के ऊपर। सारे ही लोग एज ऑलवेज अब ब्रांड को ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रांड जैसा महारथी कोई भी नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पर रोंग जुन काफ़ी कोशिश कर रहा था। लॉर्ड भी इस मैच को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रांड के सामने एक बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बस एक अटैक ही करता है। उसके अंदर ही रोंग जुन की हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर रोंग जुन हार जाता है और बाकी सारे लोग ब्रांड को चेयर कर रहे होते हैं। साथ ही अब वो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच गया था। लुओ फेंग भी सेमीफाइनल के अंदर आ गया है, जिसके चलते अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लुओ फेंग को यहाँ पर ब्रांड के साथ में फ़ाइट करनी है तो फिर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की अव्वल लेवल की स्ट्रेटेजी चाहिए लुओ फेंग को। तभी हम देखते हैं कि ब्रांड उसके सामने से ही होके गुजर रहा था, लेकिन वो लुओ फेंग को इग्नोर मारते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके साथ ही रोंग जुन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और अब तुरंत ही लुओ फेंग की तरफ को खड़ा था तो लुओ फेंग भी उसके पास आ जाता है और कह रहा था कि तुमने काफ़ी अच्छी फ़ाइट की। लेकिन रोंग जुन को गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट और भी ज़्यादा अराउज कर रही है लुओ फेंग, तुम भी मेरी तरह ही हो और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे ये देखना भी है कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ तक जाएगी ब्रांड के साथ में, आखिर तुम कहाँ तक जा सकते हो। तभी लुओ फेंग उससे ये कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ इस फाइट के अंदर। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो जो लड़की थी जो कि ब्रांड के साथ ही आई हुई होती है वो भी अब अपना मैच जीत चुकी थी और अब बारी थी यहाँ पर लॉन्ग की जो कि फाइनलिस्ट के अंदर आ ही चुका था और अब ये सारे के सारे सेमीफाइनलिस्ट आपस में फ़ाइट करेंगे। जिसे देखने के बाद वो लड़की ये कह रही होती है कि अनएक्सपेक्टेडली ये भी यहाँ पे आ गया, मैंने तो इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल उसी बोर्ड को देख रहा होता और वो कह रहा था कि अगर मुझे प्रिस्टाइन एयर स्पेस के अंदर एंटर करना है तो फिर मुझे ज़रूर से ही यहाँ पे फ़ाइट करनी ही होगी, भले ही कुछ भी हो जाए और मुझे जीतना है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची हुई थी क्योंकि अब जो ये सेमीफाइनल वाला राउंड होने वाला है वो एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल राउंड हो सकता। सारे ही लोग अब बस इस राउंड के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और बस ये वेट कर रहे होते हैं कि न जाने कब ये राउंड स्टार्ट होगा। सभी की नज़रें इस राउंड के ऊपर होती हैं। तभी शैन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था और कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार में क्या करूँ, किसके ऊपर बैट लगाऊँ। और साथ ही रोंग जुन को देखते हैं जो कि इस मैच को हारने के बाद काफ़ी सीरियस था, लेकिन अब नेक्स्ट मैच जो होने वाला है शायद से वो ब्रांड और साथ ही लुओ फेंग के बीच में हो सकता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।